हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। तो दोस्तों, आज हम अगर बात करेंगे प्रेरणा तालिका कक्षा 4 की बात। तो प्रेरणा तालिका कक्षा 4 हिंदी, हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर विषय और दक्षताएं दो तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं। तो विषय जो है इसका वो सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपने विचार बना लेता है। मतलब उस बच्चे में ये होगा कि कोई भी पाठ पढ़ाएं या हम उसको कोई भाषण दें या कोई बात वो सुन रहा हो, कोई वीडियो देख रहा हो, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसका क्या संदर्भ है, उसमें क्या भाव है, ये सब वो समझ ले और उससे जब उससे रिलेटेड पूछा जाए तो वो अपने विचारों को हमें व्यक्त कर दे, हमें बता दे। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्क संगत राय बना लेता है, पाठ, भाषण, बात को संक्षिप्त में बता लेता है और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। मतलब अगर हमने उसको कोई पाठ पढ़ाया या हमने कोई उसको भाषण दिया या हमने कोई बात उसको बताई, तो वो क्या है, उससे रिलेटेड अपनी राय बना लेता हो। उसके बाद उसकी उस पूरे जो भी हमने पाठ पढ़ाया उसका कंक्लूजन कर लेता हो, उसका जो है उसका बात को संक्षिप्त में हमें बता देता हो। और अगर हम उससे कोई उसी पाठ से रिलेटेड या जो हमने भाषण दिया या जो हमने बात उसको बताई उससे पाठ से रिलेटेड अगर हम कुछ प्रश्न उससे करें, तो वो उन प्रश्नों के भी उत्तर हमें दे पाता हो। अगला जो पॉइंट है तीसरा, शब्द भंडारण। ये जो विषय है वो शब्द भंडारण है। तो दोस्तों, जैसे इसमें जो तीसरा पॉइंट है, टायर स्तर 2 के शब्दों से संबंधित बृहद शब्दावली को समझ लेता है, अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से दिए गए संदर्भ में इस्तेमाल कर सकता है, पाठ के अपरिचित शब्दों पहचान कर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता पाता है। यहाँ पर वही चीज है कि अगर मान लो जैसे हमने उसको कोई भी पाठ पढ़ाया, कोई भाषण दिया, तो उसमें जो शब्द उसने नहीं भी देखे हैं, ठीक है, उनको भी वो उपयुक्त तरीके से एक आइडियाज लगा के बता देता है कि उसमें हाँ ये शब्द आए हैं तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो उन शब्दों से, शब्दावली से, उन शब्दों से वो पहले से वाकिफ होता है। तो इसलिए इस चीजों को भी हमें ध्यान रखना है कि पाठ के जो अपरिचित शब्द हैं उनको भी वो पहचान कर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता पाता हो। अगला जो पॉइंट, अगला जो टॉपिक है हमारा, विषय जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता। तो इसकी अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो कह रहा है किसी बात, बिंदु पर अपनी सोच, विचार व राय को मौखिक रूप से बता सकता है और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना सकता है। मतलब वो कह रहा है कि अगर हम उससे पूछें कि हाँ तुम्हारे इस पर क्या विचार हैं, जो हमने उसको पाठ पढ़ाया, भाषण दिया या हमने कोई चीज वीडियो दिखाया, तो वो अपनी बात को, अपने विचारों को मौखिक रूप से हमें बता सकता है और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना सकता है। क्योंकि जो उसने देखा होता है, हमने इससे पहले भी बताया था, बच्चा जिस चीज को देखता है उसको वो बहुत जल्दी कैप्चर करता है और उस पर वो जो है अपनी बात को अच्छे से बता सकता है। अगर हम उसको कोई चीज वीडियो के रूप में दिखाएं तो वो उसको जल्दी सीख जाता है। अगर हम कोई चित्र के रूप में दिखा रहे हैं, हमने उसको चित्र दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया, तो वो जल्दी इन सब चीजों को देखता है और कैप्चर करता है। अगर हम लोग 5 नंबर पॉइंट की बात करें, तो किसी कहानी, घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाता है और छोटे छोटे संवादों को प्रभावी तरीके से बोल पाता है। मतलब अगर उसने, हमने कहा ना, अगर जैसे वो कोई पिक्चर देखता है और पिक्चर्स में जो स्टोरी आती है उसमें जो भी पात्र होते हैं, कोई हीरो है, कोई विलेन है, ठीक है, तो उनमें जो पात्र हैं उनके अभिनय को भी वो कर लेता है। उससे कहो कोई डायलॉग बोलो तो वो डायलॉग भी, जो डायलॉग ज्यादा फेमस हो जाता है या उसकी समझ में आ गया कि हाँ, तो उस डायलॉग्स को भी वो बोलता है और
छोटे छोटे संवाद जो उस वीडियो में उसने देखे हैं या उस कहानी में या उस जो घटना में आए हैं, क्योंकि बहुत से संवाद ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको भी वो प्रभावी तरीके से बोल पाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 6, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करता है। तो संज्ञा के बारे में बच्चा ऑलरेडी जानता है कि जिससे पहले वाला जो टॉपिक था प्रेरणा तालिका कक्षा 3 की, उसमें मैंने बताया था संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या का उपयोग क्या है। तो क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करता है। उसको मालूम है कि संज्ञा जो है कहाँ पर संज्ञा का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर सर्वनाम का इस्तेमाल होगा और कहाँ पर क्रिया का इस्तेमाल हो रहा है, वो अच्छी तरह से ये चीज जानता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, तो हमारा दायित्व है सबसे पहले उनको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह समझाना है। उसके बाद फिर हम उनको आगे का लिखना और बोलने में वो क्या क्या कहाँ पर गलती कर रहा है, वो ये सब चीजें भी हमें देखना है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो छठा नंबर पॉइंट है वो उस इतना बच्चे को वो चीज आना चाहिए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में वो उपयोग जरूर करता हो। 7वां पॉइंट है, परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जानता है। जिन शब्दों को वो जिनसे वो बहुत परिचित है उसके वो अपोजिट भी जानता हो, उसके समान जो अर्थ है उनको भी जानता हो। ठीक है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी शब्द है उसके कई अर्थ हो सकते हैं, उसका समानार्थी अर्थ क्या है, ये इस तरीके के भी वो बच्चा इन सब चीजों को भी अच्छे से जानता हो। 8वां पॉइंट है, लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग कर पाता हो। सबसे ज्यादा बच्चे इस चीज में गलती करते हैं कि कहाँ पर विराम लगाना है, कहाँ पर जो है हमें कॉमा लगाना है, कहाँ पर सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो इन सब चीजों को भी हमें उसको शुरू से बताना है, जिससे कि जब भी वो लेखन करे तो कहाँ कहाँ विराम चिन्हों का उपयोग हो रहा है और जो भी विराम चिन्ह है उनका उचित उपयोग कहाँ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये सब चीजें भी हमें उसको शुरू से बताकर चलना है। अगला जो पॉइंट है हमारा नमा, धारा प्रभाव पठन। कि नमा पॉइंट में अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाता है। मतलब उसमें एक कौशल होना चाहिए कि कहाँ पर किस बात को, जैसे नाटक का जो मंचन किया जाता है, कहाँ पर किस बात को तेज आवाज में बोलना है, कहाँ पर स्लो बोलना है। इस तरीके से हमने ये भी उसके अंदर ये एक कौशल आना होना चाहिए कि वो अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव और शुद्धता के और गति के साथ पढ़ पाता हो। अच्छा, 4 में बच्चा आ गया है तो गलतियां कम होना चाहिए। उसके बाद वो उसकी जो पढ़ने की स्पीड है वो भी अच्छी होना चाहिए। तो इसीलिए नमा पॉइंट में ये चीज जो है धारा प्रभाव पठन, ये सब विषय है इसका धारा प्रभाव पठन, तो ये बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। अगला 10वां पॉइंट है पढ़कर समझना। अब विषय है पढ़कर समझना, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड 4 स्तर के पाठ अलग अलग शैली के को समझते हुए पढ़ सकता है और उसके बारे में अपनी बात विचार रख सकता है। मतलब वगैरह कि ग्रेड 4 में, कक्षा 4 में जो भी पाठ हो उनकी अलग अलग शैली होती है, तो उनको वो अच्छे से पढ़ सकता हो और उसके बारे में अपनी बात को या अपने विचार को वो रख सकता हो कि हाँ इस पाठ में ये कहा जा रहा है या इस पाठ में ये हमें सीख मिली। अगले पॉइंट की हम बात करें तो विषय वही है पढ़कर समझना। तो 11वां पॉइंट है पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकता है। 2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है। कहानी को पूरी तरह पुनः सुना सकता है। मतलब जैसे अगर हमने उसको कोई पाठ पढ़ाया तो उसमें क्या मुख्य जानकारी है उसको वो समझ लेता है और उसमें से निष्कर्ष निकाल ले, ठीक है, कि क्या कहा जा रहा है कहानी में। और कहानी अगर कहीं पर है तो वो उसको बिल्कुल वैसे ही सुना देता है। ये भी उसके अंदर कौशल होता है। जैसे अगर हमने कोई उसको मूवी दिखाई तो मूवी को वो जैसा देखता है अपने दोस्तों के साथ, वो बिल्कुल उस कहानी को, उस मूवी को उसको बिल्कुल वैसे ही डिस्कस उस दोस्तों के सामने कर सकता है। ऐसे ही 12वां पॉइंट है सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकता है। सामान्य मुहावरे जैसे ईद का चांद होना, 9 2 11 हो जाना,
इस तरीके के मुहावरे वो जो है अपने जीवन में इस्तेमाल करता रहता है, और उसको मालूम है कि अगर ईद का चांद की बात हो रही है, इसका मतलब ईद जो है साल में एक बार आती है, तो इसलिए ये कहा जाता है। 9 2 11 हो जाना, इसका मतलब ये हो गया कि भाग जाना, यानी कि बच्चा जो है आपस में जब खेल खेल में इस तरीके के सामान्य मुहावरों का इस्तेमाल आप करते हैं, और उसके अंदर ये कौशल विकसित हो जाना चाहिए कि वो वाक्यों में इन उनके अर्थ, जो मुहावरे उनके अर्थ बताए और उन वाक्यों का भी निर्माण कर सकता हो। 13वां पॉइंट, विषय वही रहेगा, पढ़कर समझना। तो पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 3-5 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकता हो। मतलब वो जो है पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों को के उत्तर में 3-5 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकता हो। मतलब जो पाठ है उसमें जो प्रत्यक्ष तौर पर जो उत्तर हमें प्रश्न आ रहे हैं, उनके उत्तर का भी वो जवाब लिख पाता हो। 14वां पॉइंट है हमारा लेखन। विषय जो है हमारा वो लेखन है, और पॉइंट नंबर 14, किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिख पाता हो। मतलब कोई भी पाठ अगर हम उसको दे दें और उसमें कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, पढ़े उसको, और उसके बाद उनमें उनके जो उत्तर हैं, कोई भी प्रश्न आए उनके उत्तरों को वो समझकर लिख पाता हो। अगला पॉइंट, विषय तो वही लेखन रहेगा, पॉइंट नंबर 15 है। तो उपयुक्त भाषा संरचना और व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना करती है और लिख सकती है। हम यहाँ पर छात्र और छात्रा दोनों की बात कर रहे हैं। हमारे लिए हमने कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं करी है कि वो किसी लड़की की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, तो वो छात्र और छात्रा दोनों की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि उपयुक्त भाषा संरचना और व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना करती है और लिख सकती है। ऐसी 16वां पॉइंट है, 4-6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकती है। मतलब हमें उसके अंदर ये भी एक कौशल क्रिएट करना है कि वो जो है कम से कम लेटर जो है वो भी लिखना सीख जाए, और 4-6 वाक्यों के संदेश वाले, कि हाँ ठीक है अपने दोस्त को कोई लेटर लिखो, ठीक है कोई पत्र लिखो। तो इस तरीके से हमें बच्चे के अंदर ये 16 जो पॉइंट दे रखे हैं कक्षा 4 की प्रेरणा तालिका में, ये सब कौशल हमें अपने बच्चे के अंदर विकसित करना है। तो दोस्तों धन्यवाद। मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो कक्षा 4 का ही प्रेरणा तालिका गणित की होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।